आज हम लोग बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5। यानी सेक्शन 5 क्या कहता है? द कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि यह एक वैध हिंदू विवाह की जो शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं, उनके बारे में बताता है। वैध विवाह की आवश्यक शर्तों यानी कि सेक्शन 5 के अंतर्गत 5 कंडीशन दिए गए हैं, जो कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है मोनोगैमी, दूसरा सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज, तीसरा एज, चौथा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड फिफ्थ 5 नंबर सपिंट। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोनोगैमी के ओर। मोनोगैमी क्या कहता है इसको देखते हैं। विवाह के पक्षकार यानी कि पुरुष या स्त्री एक विवाह के चलते रहने के दरमियान यानी कंटिन्यू करने के दरमियान दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। यदि वह दूसरा विवाह करता है तो ऐसा विवाह वह क्या है, तो वह बाइगेमी कहा जाएगा, यानी कि बहु विवाह कहा जाएगा। तो यदि कोई पुरुष बहु विवाह कर लेता है या कोई पुरुष या स्त्री बहु विवाह कर लेता है तो इसके लिए उसे क्या, उस विवाह का क्या परिणाम होगा और उसे क्या दंड दिया जाएगा, इनके बारे में बात करते हैं। तो यदि कोई पुरुष या स्त्री मेल या फीमेल यदि बाइगेमी के लिए यानी कि एक विवाह चलते रहने के दरमियान दूसरा विवाह कर लेता है तो वह विवाह सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, धारा 11 के अनुसार वह क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी कि वाइड हो जाएगा। और उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन दिया गया है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 धारा 17 बताता है कि यदि कोई पुरुष या स्त्री एक विवाह रहने के दौरान दूसरा विवाह करता है तो वह धारा 17 के अनुसार दंडित किया जाएगा, जो कि दंड का प्रोविजन आईपीसी का सेक्शन 494 एंड 495 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि 494 के अंतर्गत उसे 7 इयर्स और 495 के अंतर्गत 10 इयर्स यानी 7 से 10 साल तक का पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। अब इन विवाह का क्या होगा, इसके अंतर्गत एक केस लॉ है श्रीमती यमुनाबाई वर्सेस अनंतराव शिवराम का। इस मामला में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विवाह के चलते रहने के दरमियान यदि वह दूसरा विवाह कर लेता है तो वह शादी जो है वह क्या हो जाएगा, तो वाइड एमनिसियो होगा, यानी कि प्रारंभतः शून्य हो जाएगा, प्रारंभतः शून्य हो जाएगा और वह किसी भी घटना के घटित होने पर वह विवाह वैलिड नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए नामक व्यक्ति बी से पूर्व में शादी किया था, बी से शादी करने के दरमियान वह सी से शादी कर लेता है, ठीक, सी से शादी कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए यदि बी के परमिशन से ही कर लेता है या बी को बिना बताए हुए कर लेता है, अब शादी करने के बाद बी की मृत्यु भी हो जाती है मान लीजिए, तो फिर भी यह विवाह वैलिड नहीं होगा, यह विवाह वाइड ही रहेगा, ठीक है। यह मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णीत किया गया श्रीमती यमुनाबाई वर्सेस अनंतराव शिवराम 1988 के मामले में। अब यहां पर आता है एक दूसरा केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है, नीला थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी 2000 ईस्वी में। इस मामले में क्या कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको समझते हैं। इसमें कहा गया कि ए नामक एक व्यक्ति है जो बी से पूर्व में शादी किया था, शादी करने के पश्चात उसने सी से शादी कर लिया। अब सी से शादी किया तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा सेक्शन 17 एंड 494 एंड 495 के अंतर्गत उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वह पनिशेबल हो गया, वह ऑफेंस हो गया। उस अपराध से बचने के लिए ए ने क्या किया कि कन्वर्जन कर लिया। कन्वर्जन कर लिया क्या, कि मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद ए को लगा कि हम कन्वर्ट हो जाने से हमें दंड नहीं मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि यदि ए का जो कन्वर्जन है वह गुड फेथ में नहीं है, गुड फेथ कहने का सेंस कि गुड फेथ को हम लोग 2 सेक्शन के अंतर्गत, एक जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 322 322 और सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत गुड फेथ को बताया गया है। तो यहां जो गुड फेथ की बात हम करेंगे वो सेक्शन 3/22 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि वह जो गुड फेथ में नहीं किया गया यानी पूरी यानी कि सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया, इस कारण से इसके द्वारा किया गया विवाह जो है और इसके द्वारा किया गया कन्वर्जन तो मान्य है नहीं, अतः ए
494 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यानी एक कार्य जो है 494 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब यहां पर हमने गुड फेथ की दो बातें कही हैं, एक आईपीसी के अंतर्गत आता है और दूसरा आता है जनरल क्लॉज एक्ट के अंतर्गत। जनरल क्लॉज एक्ट के अंतर्गत जो कहा गया है गुड फेथ, वह कहा गया है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया गया कार्य गुड फेथ होगा। लेकिन वही आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 52 जो गुड फेथ की बात करते हैं वह कहती है ड्यू केयर एंड इंटेंशन, यानी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ, क्योंकि पनिशमेबल आईपीसी जो है वह क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है। अतः यहां पर जो भी कार्य किया गया है वह यदि सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना आवश्यक है। ये आपका है कि मोनोगैमी सेक्शन 5 सब क्लॉज 1। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यानी कि नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज की। अब यह क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, नॉट सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिजीज के बारे में कहा गया है कि विवाह के समय कोई भी पक्षकार किस किस प्रकृति का उसका नहीं होना चाहिए, तो चित्त विकृत नहीं होना चाहिए पहला। दूसरा कहा गया है कि वह मानसिक विकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और तीसरा कहा गया है कि उसे दौरा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे विवाह के समय, इसका कहने का जो कारण है, तात्पर्य है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि जब विवाह दो पक्षकारों का होता है, जैसे कि ए और बी का विवाह हो रहा है, तो यहां पर दोनों की स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन होगा वह विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति नहीं दे पाएगा, या जो मानसिक विकार से उत्पन्न होगा वह स्वतंत्र सहमति नहीं दे पाएगा। अतः इस पर एक केस लॉ है श्रीमती किरणवाला वर्सेस भैरव प्रसाद का, जो 1982 का है। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि विवाह के दोनों पक्षकारों का जो विवाह है उसमें वैवाहिक जीवन जीना सुलभ होना चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है तो वह विवाह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति विवाह के समय अपना स्वतंत्र सहमति नहीं दे पाएगा। अतः वह विवाह जो होता है, यदि मान लीजिए कि फ्रॉड करके या कोई झूठ बोल करके ए अनसाउंड माइंड व्यक्ति है उससे बी की शादी करवा दी जाती है, विवाह करवा दी जाती है, अब क्या परिस्थिति होगी? तो ए के ऑप्शन पर, यानी ए का जो मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो कि विकृचित व्यक्ति है, इसके साथ बी का जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। अतः यहां बी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि बी यदि चाहे तो उस विवाह को कंटिन्यू भी कर सकता है और विवाह को वॉइड डिक्लेयर भी करवा सकता है। यानी कि सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यदि कोई विवाह करवाया जाता है तो वह विवाह जो है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? वॉइडेबल होगा। अब यहां पर कहने का अर्थ है कि धारा 12 के अनुसार वह वॉइडेबल होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? तो कहता है कि उसे विवाह के समय से या विवाहिक पक्षकार के ऊपर जो प्रेशर है या उसको जो नॉलेज में आता है उस वक्त से 1 साल तक, यानी 1 ईयर का टाइम दिया जाता है। किस चीज के लिए? तो वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए, यानी कि यह मैरिज जो है वह वॉइडेबल होगा। ठीक है, इस पर श्रीमती किरणवाला का जो मामला है उसको हमने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं कि मैच्योरिटी, यानी कि वयस्कता, एज की क्राइटेरिया के बारे में। अब हम लोग सेक्शन यानी कि 5 का 3rd नंबर पॉइंट देखेंगे, एज, उम्र। यानी कि विवाह के पक्षकारों का एज मेंशन किया गया है। यानी कि जब हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं था उस वक्त विवाह के लिए एज क्राइटेरिया कोई भी फिक्स नहीं था। यानी कि अतः उस वक्त बाल विवाह प्रथा भी लागू थी, जब बाल को यानी कि माइनर बच्चों का शादी करवा दिया जाता था। इससे बहुत सारी कन्फ्लिक्शन उत्पन्न हो गई समाज में। अतः हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब लाया गया तो इसमें एक एज क्राइटेरिया को भी जोड़ दिया गया, जिसमें मेल
और फीमेल की एज की बात कही गई तो शादी के लिए एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए जो मेल की एज है उसको 21 ईयर्स और फीमेल की एज को 18 ईयर्स रखा गया। यानी कि एक वैध हिंदू विवाह होने के लिए मेल की उम्र यानी कि पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की उम्र 18 वर्ष न्यूनतम कम से कम होना चाहिए। उससे कम का अब कंडीशन आता है कि यदि इस एज से कम के बच्चों का शादी करवाया जाता है तो वह विवाह किस प्रकार की होगी। तो यहां पर कहना है कि यदि एज 21 और 18 वर्ष से उम्र यानी कि माइनर बच्चों का शादी करवाया जाता है तो वह शादी वैलिड होगी। यहां पर वॉइड और वॉइडेबल का कंडीशन नहीं है, यानी कि मैरिज जो होगी वह क्या होगी तो वह वैलिड होगी। ठीक है, इस बारे में भी यानी कि सुप्रीम यानी आंध्र ओडिशा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया मोहिंदर कौर वर्सेस मेजर सिंह के मामले में कहा गया कि यदि कम उम्र के बच्चों का माइनर का यदि शादी विवाह करा दिया जाता है उसके गार्जियन के द्वारा तो वह शादी जो है वह वैलिड होगी। लेकिन यहां पर पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया, यानी यहां पर कहा गया सेक्शन 18A के अंतर्गत यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18A के अंतर्गत उस विवाह करवाने वाले व्यक्ति को यानी विवाह जो पक्षकार हैं उनको जो व्यक्ति के द्वारा विवाह करवाया गया है उस व्यक्ति को पनिशमेंट के लिए दिया गया है, यानी कि उसको इंप्रिजनमेंट 2 इयर्स 2 साल का सजा एंड फाइन के लिए 1 लाख रुपीज का फाइन है, 1 लाख रुपया फाइन और 2 साल का कारावास। अब कारावास की प्रकृति के बारे में देखते हैं तो यदि माइनर का विवाह करवाया जाता है तो वह कारावास जो होगा वह रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, यानी कि सश्रम कारावास होगा और फाइन की अमाउंट भी दे होगी। लेकिन यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत यह वैलिड बताया गया है, लेकिन यहां पर एक कन्फ्लिक्शन उत्पन्न हुई कि बाल विवाह अधिनियम जब पारित हुआ 2006 में तो उसके अंतर्गत यह कहा गया कि ऐसी विवाह को वॉइड डिक्लेयर किया गया, यानी कि बाल विवाह अधिनियम 2006 पारित हुआ है उसके अंतर्गत यह विवाह जो है यानी कि माइनर का विवाह जो है वॉइड होगा। अब यहां पर आते हैं कि एक और ऑप्शन है जिसको ऑप्शन ऑफ पुवर्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि यौवना अवस्था का विकल्प, जिसका प्रोविजन सेक्शन 13(2) सब क्लॉज 4 के अंतर्गत दिया गया है, 13(2)(4) के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि यदि माइनर बच्ची का यानी महिला का शादी होता है तो उसको यौवना अवस्था का विकल्प प्राप्त होता है। यदि वह जैसे ही मेजर होती है उसको 1 साल के लिए यौवना अवस्था का विकल्प होता है कि यदि वह चाहे तो उस मैरिज के बिहाफ में डिवोर्स ले सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन बशर्ते यहां पर यह कंडीशन है कि यह जो ऑप्शन मिला है वह ओनली फॉर महिलाओं को, फीमेल को मिला है। यहां पर मेल के लिए यौवना अवस्था का विकल्प के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि यह पुरुष पर लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर लागू होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, किस पर, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी प्रतिषिद्ध संबंधी। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को जो है वह सेक्शन 3F के अंतर्गत इसका प्रोविजन दिया गया है। 3F ने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप 3G के अंतर्गत बताया गया है, यानी कि 3G प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को बताता है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अब होता क्या है इसको समझते हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का हिंदी में अर्थ हुआ प्रतिषिद्ध संबंधी। अब प्रतिषिद्ध संबंधी कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिषिद्ध संबंधी के अंतर्गत जैसे चाचा, फूफा, ताया, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, ये सभी पुरुष के लिए और महिला के लिए और पुरुष महिलाओं के लिए हो गया ये सभी, और पुरुष के लिए जैसे चाची, बिमाता, माता, इसके बाद और सभी भाभी, ये सभी जो हैं बुआ की लड़की, मामा की लड़की, इन सभी को प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी प्रतिषिद्ध संबंधी के अंतर्गत रखा गया है। अब कहने का अर्थ यह है कि इन सभी के साथ शादी विवाह नहीं किया जा सकता है। यदि शादी विवाह इनके साथ किया जाता है तो यह पनिशेबल ऑफेंस है, जो कि सेक्शन 18
बी के अंतर्गत पनिशमेंट का इसमें प्रोविजन दिया गया है। यानी कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे शादी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो कि धारा 18 बी के अंतर्गत मिलेगा। वह पनिशमेंट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत जो पनिशमेंट की चर्चा की गई वह सेक्शन 18 बी के अंतर्गत बताया गया है। यानी धारा 18 बी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर लेता है तब क्या होगा, तो उसके लिए पनिशमेंट है, वह मैरिज जो है वह सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। यानी कि वह मैरिज की कोई भी यानी कि वैल्यू नहीं है। और इसके बाद आता है कि वह पनिशेबल ऑफेंस भी है, जिसमें पनिशमेंट की 1 मंथ एंड 1000 रुपीज का पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सपिंड के साथ यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के साथ शादी करता है तो वहां पर पनिशमेंट 1 मंथ प्लस 1000 रुपीज, जो कि सेक्शन 18 बी के अंतर्गत है, और सेक्शन 11 के अंतर्गत वह मैरिज जो है वह क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अब सपिंड की बात करते हैं हम लोग। सपिंड के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व फादर से 7 पीढ़ी और मदर से 5 पीढ़ी को सपिंड माना जाता था। ठीक है, लेकिन जब हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ तो इसको कम कर दिया गया। कम करके क्या कर दिया गया, फादर से 5 पीढ़ी और मदर से 3, मां से 3 पीढ़ी तक को सपिंड माना गया। अब यहां कहा जाता है कि यदि सपिंड के साथ यदि कोई व्यक्ति शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तो सपिंड के साथ यदि शादी करता है तो उसके लिए वह मैरिज जो होगा सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वाइड हो जाएगा। यानी कि धारा 11 के अनुसार वह विवाह जो है वह वाइड हो जाएगा। और सेक्शन 18 बी के अकॉर्डिंग इसके अनुसार उस मैरिज के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन जो है वह सिमिलर है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज फाइन। ठीक है, यह है हमारा यहां पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंड। इस मामले में एक केस लॉ भी आया था, क्योंकि यहां पर कंट्राडिक्शन उत्पन्न होती है किस बात को लेकर के, तो कस्टम को लेकर के। अब कस्टम को लेकर के कंट्राडिक्शन उत्पन्न होती है सपिंड और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। तो यहां पर श्रीमती शकुंतला देवी वर्सेस अमरनाथ 1882 का मामला आया। इस मामले में क्या कहा गया, तो इस मामले में कहा गया कि यदि कोई कस्टम चली आ रही है उस समाज में, जिस समाज का वह व्यक्ति है जो सपिंड या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी विवाह करता है, यदि कोई कस्टम चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, जो प्रथा के लिए हम लोग प्रथा क्या होना चाहिए, तो स्मरणातीत होना चाहिए, यानी कि और जो कंटिन्यूअस चली आ रही हो, ऐसी प्रथा चली आ रही है, तो वहां पर वह मैरिज जो हो जाएगा सपिंड और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के साथ किया गया, वह वाइड ना होकर के क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वैलिड की बात बता दी गई, और जब वैलिड हो जाता है तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दैट हम एग्जांपल बताते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में भाभी को प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई उस भाभी से शादी कर लेता है, या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी इस मैरिज को हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या माना जाता है, नॉर्थ साइड में वैलिड माना जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो साउथ में जैसे कि सपिंड के अंतर्गत देखा जाता है, तो सपिंड के अंतर्गत और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इन दोनों के अंतर्गत, जैसे कि मामा का लड़का, फूफा का लड़का, बुआ की लड़की, इन सभी के साथ लड़का लड़की के साथ वहां साउथ में शादी होता है। इस शादी विवाह को क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। इसका कारण क्या है, कस्टम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।